आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है भाई सब खैरियत से होंगे। तो चैप्टर नंबर 13 के लिए वीडियो बनाई है, ठीक है। चैप्टर नंबर 30 मैट्रिक की मैथ्स का चैप्टर नंबर 30 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज जो कि 30.5 है, इससे एक शॉर्ट बनता है। तकरीबन आप समझे ऑड ईयर्स में जो है ना इसका क्वेश्चन लाजमी आता है। तो देखते हैं इस साल आता है 2025 में कि नहीं। बाकी अब हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज को। राइट एंगल ट्रायंगल आएगा, मतलब बनेगा इस एक्सरसाइज में लाजमी। एक तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए। वैसे इस ये एक्सरसाइज बेसिकली एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन की बेस पे है, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में मैंने अभी यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है, मैं आपको ऐसे ही वर्बली बता देता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर एग्जांपल आप समझें, अगर कोई बंदा नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो उस वक्त जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। जो भी एंगल बनेगा उसके आई का और उस ऑब्जेक्ट का, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। और अगर कोई बंदा ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो उस वक्त जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये पता होना चाहिए फ़िलहाल हमें बस ना, एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन के बारे में। अच्छा, इस चैप्टर में जो फार्मूला है, इस एक्सरसाइज में जो फार्मूला है वो टेंजेंट थीटा का फार्मूला है, देन प्रॉपर बुशिंग वाला, सही है। वो है ना जिसमें रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको मैंने पढ़ाया था। उसकी खैर मैंने वीडियो तो अपलोड नहीं करी है, लेकिन आपको वैसे तो हमने फिजिकल क्लास में अलहम्दुलिल्लाह सब पढ़ा हुआ है। तो वो मैंने पढ़ाया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर देन प्रॉपर बुशिंग। तो देन प्रॉपर बुशिंग वाला ये फार्मूला जो ना टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये फार्मूला इस चैप्टर में लगेगा। अच्छा, इस चैप्टर के लिए हमें ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, वो जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने तो वो पाइथागोरस थ्योरम को भी पढ़ा था, तो इसमें काम नहीं है पाइथागोरस थ्योरम का इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में राइट एंगल ट्रायंगल की दूसरी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। वैसे भी पता है हमें, फिर भी हम बताते हैं। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो हमें पता है कि जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, एक ना एक एंगल 90 डिग्री का होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अब ये देखें, ABC मैंने इस ट्रायंगल का नाम रख लिया, ठीक है। और ये ट्रायंगल बना हुआ है। याद रखिएगा यानी अब ए की जो मतलब कैपिटल ए की जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल ए है, कैपिटल बी की जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल बी है, और कैपिटल सी की जो स्मॉल मतलब अपोजिट साइड है वो स्मॉल सी है, ठीक है। मतलब ये इनके जहाँ जहाँ शेडो पड़ रहे हैं वो इनके स्मॉल, ए का शेडो इधर पड़ रहा होगा तो ए है, ये सी का शेडो इधर पड़ रहा होगा तो सी है, बी का शेडो इधर पड़ रहा होगा तो स्मॉल बी हो गया। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अच्छा, ए से लेके बी तक का जो फासला है ये असल में है क्या? बेस है ट्रायंगल के, नीचे का हिस्सा बेस होता है। इसी तरीके से बी से लेके सी तक जो है वो असल में क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी ट्रायंगल की। और बी से लेके सी तक, ए से लेके सी तक तो परपेंडिकुलर होगा, बी से लेके सी तक क्या होगा? ट्रायंगल का हाइपोटेनस होगा, ठीक है। आई होप सो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। हाइपोटेनस होगा। अच्छा जी, एक ये बात समझ में आ गई सही। अच्छा, याद रखिएगा जो बेस होगी वो हमेशा लेंथ ही है, ठीक है। लेंथ और जो बेस होगी वही लेंथ होगी। समझ में आ गई बात आपको? इसी तरीके से या लेंथ होगी या डिस्टेंस होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो परपेंडिकुलर होगा ना वो हाइट होगी, मतलब जो भी हाइट होगी क्लिफ की, रूफ की, इसी तरह मतलब किसी फ्लोर की है, किसी घर की फ्लोर की हाइट ओवरऑल, और जो भी हाइट वगैरह होगी, जिस टाइप की भी हाइट हो वो क्या होगी? परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है। जो भी हाइट आपको गिवन होगी ना सवाल में आप लिख देगा वो परपेंडिकुलर है, समझ जाइएगा। और जो लेंथ गिवन होगी या जो डिस्टेंस गिवन होगा बेस का, ठीक है, वो जो है हमारे पास क्या कहलाएगा? लेंथ कहलाएगा, या बेस कहलाएगा। अब ज़रा क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the electric pole from a point on a ground is 18 मीटर। अच्छा, ऑन अ ग्राउंड 18 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस। अच्छा, पहले उन्होंने सवाल इस तरीके से बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई है, लेकिन एंगल हमेशा थीटा में मतलब डिग्रीज में गिवन होगा, तो ये 18 मीटर एंगल नहीं है भाई। अब इस सवाल को मैं ज़रा डायग्राम से बताता हूँ। इस सवाल में जिसका जो भी सवाल आएगा 30.35 का, उसमें डायग्राम लाजमी बनेगी। तो मैंने ये, और कौन सी बनेगी? राइट एंगल ट्रायंगल की। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना लिया, और सब बातें वही वाली लिख दी है कि A B C सब कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। ये
ए बी, ये सी हो गया, ये बी हो गया, सही है। ये सब बातें तो हम ऑलरेडी ऊपर में पढ़ा के आ चुका हूँ, ठीक है। तो अब ये सब तो हमने लिख लिया। अब हमें पता है जो भी डिस्टेंस गिवन होगा वो बेस होगी, ठीक है, और जो भी हाइट गिवन होगा वो परपेंडिकुलर होगी। इतना हम लोग ऑलरेडी ऊपर से याद करके आए। और जो थीटा होगा, जो भी एंगल होगा वो डिग्री होगा थीटा, ठीक है। तो अब ज़रा पढ़ते हैं सवाल को। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 18 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस। 18 मीटर दूर है, एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये बी पॉइंट है, ये 18 मीटर दूर है इस इलेक्ट्रिक पोल के। ये रहा इलेक्ट्रिक पोल, ज़रा लेटा हुआ तो होगा नहीं, तो खड़ा हुआ होगा, ये सारा इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोल से लेके, इलेक्ट्रिक पोल की बेस ये होगी, इलेक्ट्रिक पोल की बेस से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस असल में कितना गिवन है, 18 मीटर, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, सही है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल। हाइट मालूम करनी है आपको, हाइट से मुराद ये मालूम करनी है, मैंने अभी बताया हाइट जो है वो परपेंडिकुलर होगा, वो मालूम करना है आपने, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, अच्छा साथ साथ बनाएंगे हम ये दोनों चीज़ें ना, डायग्राम भी बनाएंगे साथ साथ, और फिर ये डाटा भी इस टाइप का बना लेंगे। डाटा की हेडिंग नहीं डालिएगा, सॉल्यूशन के बाद डायरेक्ट बस इस तरीके से डाटा बना लेंगे, और फिर बाद में सॉल्यूशन है सारी, ठीक है। तो फिलहाल अभी मैं जो बता रहा हूँ बस वो सुन लेंगे। इसमें डायग्राम भी बनेगी साथ साथ, पहले डायग्राम कोने पे बना लिएगा इस तरीके से जैसे मैंने बनाई है, और यहाँ पे साथ साथ डाटा भी लिखते रहिएगा इसका। आप देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है 30 डिग्री, सही है। और एंगल ऑफ एलिवेशन को असल में थीटा से शो करता हूँ जो कि 30 डिग्री है। इसी तरीके से लेंथ जो है, इसी तरीके से जो लेंथ होती है वही बेस है, ठीक है। जो लेंथ है वो बेस होती है, और बेस हमने सी के बराबर ली है अपने ट्राइंगल, राइट एंगल के ट्राइंगल के हिसाब से, सही है, जो कि 18 मीटर है, मतलब सी की वैल्यू आपको पता है। हाइट परपेंडिकुलर होती है अभी बताया, और बी जो है वो आपके पास हाइट कहलाती है, हमने ऑलरेडी बी के बराबर लिया हुआ है हाइट को, है ना। तो ये बी मालूम करना है, हाइट मालूम करनी है। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि वी नोट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और क्योंकि इस ट्राइंगल के हिसाब से बेस जो है बी है, और आपने हाइट बेस जो है वो सॉरी सी है, और परपेंडिकुलर जो है वो बी है। ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, ठीक है। और वैसे भी हमने ट्राइंगल ही ऊपर वाला देखें, ये वाला ट्राइंगल याद करा हुआ है, तो इसमें वेरिएबल्स आप चेंज ही नहीं करिएगा, ए बी सी रखिएगा, तो उस हिसाब से सी ये हो जाएगा, ए जो होगा बी होगा। इनकी पोजीशंस अगर चेंज कर देंगे तो फिर ए बी सी अलग हो जाएंगे ना, तो इस वजह से बस इसी तरीके से याद कर लीजिएगा इस चीज़ को, चाहे जो भी केस हो, ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाए भाई, देखें बी अपॉन सी, ये फॉर्मूला हो गया। अब बी की वैल्यू बी हमें मालूम करनी है, सी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ये रहा, ठीक है, 18 मीटर, और टेंजेंट 30 है। टेंजेंट 30 को सॉल्व करा, 0.577 आ रहा है डिग्रीज़ में, ठीक है। उसके बाद 18 जाके 0.577 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें इधर, और फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बी की वैल्यू आ गई। अब आप चाहें तो यहाँ भी आंसर दे सकते हैं, सही है, ये आंसर मैंने दे के दिखाया है। और अब वही वाली बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, तो फिर वही यही मिसाल है इसके लिए कि अगर आप इस तरीके से वर्डिंग लिखना चाह रहे हैं तो और अच्छी बात है, सही है। तो ये हाइट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोल इज़ 10.39 मीटर। तो कोई मुश्किल काम नहीं है ये वर्डिंग लिखना, अंग्रेज़ तो हम सब हैं, आपको पता है ना, तो ये तो हम लिख सकते हैं अंग्रेज़ी, तो ज़्यादा अच्छा ये इस तरीके से आंसर हम लोग वेल एंड गुड है, ठीक है। तो अब अगला सवाल है भाई इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का 30.5 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के लिए, मेरे हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कल ही माशाल्लाह कल पेपर है भाई, तो मैंने बोला कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो छुट्टी करे हुए थे, उनका ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैंने बोला कि इसकी भी वीडियो बना लेते हैं, वीडियो में इसको भी ऐड कर लेते हैं, लग गया तो बना ही रहा हूँ वीडियो, तो इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये है कि एन एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द द टॉप ऑफ क्लिफ इज 30 डिग्री। तो मैंने लिख दिया, देखें अब साथ साथ ये डायग्राम बनाइए। अब इस डायग्राम को समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था ये। एंगल ऑफ एलिवेशन, एक एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है जो कि 30 डिग्री है, ठीक है। ओके, वॉकिंग 210 मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स द क्लिफ। देखें बात सारी ये रही क्लिफ, ठीक है। क्लिफ तो ज़ाहिर खड़ी भी होगी, ऐसा ही है, तो ये परपेंडिकुलर होगी हमेशा क्लिफ, तो ये रही क्लिफ। और इसी तरीके से द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज टॉप ऑफ द क्लिफ इज 30 मीटर, तो थीटा गिवन है हमारे पास।
ये हमारे पास क्लिफ है, ठीक है। अब आगे जो बात लिखी है इन्होंने बोला वॉकिंग 210 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड्स द क्लिफ। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ये रहा, इधर से हम क्लिफ की तरफ जा रहे हैं 210 मीटर, ठीक है। दोबारा मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम क्लिफ की तरफ जा रहे हैं 210 मीटर। फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट यहाँ तक पहुँचेगा, इस डी पॉइंट तक, ठीक है। ये जो पॉइंट आपने ये जो लिखा है ना, ये ओ नहीं है, ये डी है, सही है। ये जो लिखा हुआ है ये डी पॉइंट है। तो इस बी पॉइंट से हम डी पॉइंट तक गए और इस दौरान हमने कितना डिस्टेंस कवर करा, 210 मीटर का, सही है। फ्रॉम द टॉप ऑफ टूवर्ड्स द क्लिफ, क्लिफ की तरफ गए। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 40। अब जब हम डी पॉइंट पे आए ना, मतलब इधर आगे आ गए, डी पॉइंट पे आ गए, तो उस वक्त जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। अब देखें यहाँ पे दो एंगल ऑफ एलिवेशंस गिवन है, दो अलग अलग केसेस हैं, सही। सब कुछ मैंने मिटा दिया दोबारा आपको बताने के लिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन θ1 हो गया, एक θ1 गिवन है, एक और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है θ2 जो कि 45 डिग्री है। ये बात समझ में आ रही है आपको कि हम 210 मीटर जब ये क्लिफ है हमारे पास, ये क्लिफ है हमारे पास, इस क्लिफ की तरफ हम 210 मीटर गए तो हमने क्या देखा कि एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया, पहले 30 था, अब 45 हो गया। आ गई ये बात समझ में। तो बाकी तो सारा डाटा हुई। अब देखिए यहाँ पे डी पॉइंट एक पॉइंट पर हमने बना लिया, देखिए ये वैल्यू तो हमें पता है 210 मीटर। डायग्राम को समझिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। अब यहाँ पे टोटल ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट पहले से ही थे जो डायग्राम में हमने पढ़े हैं, तो इसका मतलब है ए से लेके बी तक तो सी होगा, ये सी होगा जो कि बेस कहलाएगी। इसी तरीके से बी से लेके सी तक जो है वो ए होगा, हाइपोटेन्यूस होगी, और इसी तरीके से ए से लेके सी तक परपेंडिकुलर होगा। लेकिन बीच में एक और ट्राइंगल बन गया। अब वो ट्राइंगल देखें क्या बन रहा है, ए, डी और सी, ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, सही है। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं इस सवाल में। अभी वजह क्या है कि हम 210 मीटर उस क्लिफ की तरफ भी बढ़े हैं आगे, सही है। तो असल में ए बी से लेके डी तक का तो डिस्टेंस हमारे पास 210 मीटर है। डी से लेके ए तक का डिस्टेंस मुझे नहीं पता, मैंने एक्स के बराबर ले लिया इसको, सही। आप किसी भी वेरिएबल के बराबर ले सकते हैं, हमने इसको एक्स के बराबर ले लिया, ठीक है। असल में ये जो सी है, बेस जो है, ओवरऑल जो बेस है, सही है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, वो असल में सी होगी ना। तो वो कैसे आएगी, 210 में एक्स को प्लस करूँगा तो सी आ जाएगा, ऐसा ही है ना भाई। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो अब ज़रा डाटा देखें कि लेंथ हमारे पास क्या है भाई, लेंथ सी है, आपको पता है लेंथ बेस होती है और बेस असल में सी है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ट्राइंगल में। तो वो कैसे आएगा, 210 प्लस एक्स। ये बात आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो भाई मुझसे इंडिविजुअली पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आगे वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। हाइट मालूम करनी है क्लिफ की। हाइट मुझे पता है परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर क्या है, बी के बराबर है, और वो मालूम करना है। ये सब बातें आपको समझ में आ गई। ये सब तो वही बातें हैं जो दोनों ना पीछे की बातें जो हमने पीछे पढ़ी हैं, बस ये थोड़ा सा इसमें केस डिफरेंस सिनेरियो चेंज हो गया था। अच्छा जी, अब क्या कर रहे हैं, अब देख रहे हैं कि ए बी सी, एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है। इसका कलर चेंज करता हूँ मैं। एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ए डी, सॉरी, डी और सी, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, और नीचे की सॉल्यूशन आई थिंक सो आपको समझ में आ ही जाएगी, मैं फिर भी जल्दी से बता रहा हूँ। टेंजेंट थीटा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्योंकि थीटा 1 की बात की है तो ट्रायंगल ए बी सी होगा, पहले ये थीटा गिवन था, सही है, 30 वाला। तो ए बी सी वाला ट्रायंगल बनेगा ये पूरा। तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर तो बी ही है, सही है। बेस क्या है, सी के बराबर है, बी अपॉन सी हो गया ट्रायंगल ए बी सी में। समझ में आ गई आपको बात, सब कुछ मिटा देते हैं। तो बी अपॉन सी हो गया, बी की जगह तो बी रहा, सी की जगह उसकी वैल्यू रख दी 210 प्लस एक्स, ठीक है, ये रही। उसके बाद फिर हमने क्या करा है, ये 210 प्लस एक्स टेंजेंट 30 के बाद चला गया। बी अपनी जगह पे रहा, देखें बी अपनी जगह पे रहा है, इज इक्वल टू रहा, ये रहा, ये वैल्यू इसकी जो टेंजेंट थीटा की 30 की जो वैल्यू आई है वो 0.577 आई है, और 210 प्लस एक्स इसके पास चला गया, सही, जंप करके। आई होप सो ये बात आपको समझ आ रही होगी ज़रूर। ये 210 जो है 210 प्लस एक्स इसके पास चला गया, सही है। बट डिवाइड हुआ तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया इससे। अब फिर क्या करा, ये 0.577 इससे 210 से मल्टीप्लाई हुआ तो 121.17 आया, और 0.577 इस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो 0.577 एक्स आ गया। इसको मैंने बना दिया इक्वेशन 1,
ठीक है, बी इज इक्वल टू ये पूरी इक्वेशन हो गई। ऑल्सो अब मैंने ट्राइंगल कंसीडर करा कौन सा, ADC वाला, जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया हुआ है। ठीक है, पॉइंट आउट देख रहे हैं आप, ये ब्लू से मैंने मार्क किया हुआ है। ये मैं दोबारा कर देता हूँ इसको और, ताकि आपको समझ में आ जाए। डिफरेंट कलर से मार्किंग कर देते हैं। ए तो ऑलरेडी हुआ है, ये D और ये C। ठीक है, इस ट्राइंगल को, राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करा, तो इसमें टेंजेंट थीटा 2 आएगा, ये वाला एंगल आएगा 45 वाला, तो ये आ गया। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो टेंजेंट 45, थीटा 2 की जगह 45 लिखा, परपेंडिकुलर तो वही बेस ही है, वो B ही है, और इस ट्राइंगल में बेस क्या है, खाली x। सही है, तो यहाँ पे मैंने बेस की जगह क्या लिख दिया, इस वाले ट्राइंगल में बेस की जगह मैंने क्या लिख दिया, s लिख दिया। सही है, ये टेंजेंट 45 1 के बराबर होता है, कैलकुलेट करके देख लेगा, ये x उधर चला गया तो b इज इक्वल टू x, एक बात पता चल गई। अब मैंने क्या करा, 100 लिखा। अब आगे आ जाए, यहाँ पर ये कैलकुलेशन है। ठीक है, 100 लिखा। अब ये जो इक्वेशन 1 एम्प्लॉय z लिख दिया। हमारी जो इक्वेशन 1 है वो ये रही। ठीक है, इस इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ b था, एक ही जगह b था इस इक्वेशन 1 में, तो ये रहा हमारे पास b। सही है, इस b की जगह मैंने इक्वेशन मैंने b की जगह x पुट कर दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख चुका हूँ b इक्वल टू x है, जहाँ जहाँ b देखा उसकी जगह x, तो ये बन गई इक्वेशन। अब इसके आगे मज़ीद जो कैलकुलेशन है आप खुद देखेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे कि आपको समझ में आ गई है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।